माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। यूजीसी ने जो 13 तारीख को एक इक्विटी का रेजोल्यूशन जारी किया था, का जो एक नया नियम बनाया था, जिसमें SC ST और OBCs के खिलाफ कोई इस तरह की होती है तो उसमें वो पनिशेबल होगा और उसके लिए लंबे चौड़े कानून, मतलब लंबी चौड़ी गाइडलाइंस थी, जिसको लेकर के अदालत कुछ लोग गए और आज अदालत ने उसको स्टे कर दिया है। अब ये मार्च के दूसरे हफ्ते में उसकी फिर से सुनवाई होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। लेकिन उसमें 2-3 चीजें अदालत ने कही हैं जो महत्वपूर्ण है और जिसको समझना चाहिए कि कितना खतरनाक ये एक नया जो यूजीसी का गाइडलाइन था वो कितना खतरनाक था। अब इसको बात करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत में, देश में जो स्कूल हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर एकता नज़र आनी चाहिए और कोई भी अस्पष्ट रेगुलेशन शिक्षा जैसे संवेदनशील मामले में नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि अदालत इस मामले में अभी इंटरवीन नहीं करना चाहता है, लेकिन ये जो रेगुलेशन है ये समाज को विभाजित करता हुआ दिख रहा है, जो लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में समाज को बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। और ये लक्ष्य होना चाहिए कि सबके साथ न्याय हो, किसी को अलग ना किया जाए। जो ये करता हुआ दिख रहा था इस रेगुलेशन में, अपर कास्ट को अलग कर दिया गया था और उस अलगाव का सीधा मतलब होता था कि कोई भी अगर एट्रॉसिटी होती है SC ST OBC के खिलाफ तो वो सीधे तौर पर अपर कास्ट उसके लिए जिम्मेदार होगा। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन अदालत का है वो ये है कि अदालत ने ये कहा है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि एक कमेटी गठित करनी चाहिए जिसमें ज्यूरिस्ट हों, जिसमें एकेडमिशियन हों, जिसमें सामाजिक मतलब जिसमें जो समाज में काम करने वाले लोग हों, स्पेशलिस्ट हों, वो इस रेगुलेशन को जांच करें और इसमें जो खामियां हैं उसको दूर करें। अब इसको समझते हैं, इसके बहुत सारे पक्ष हैं। ये तो मैंने बता दिया कि ये मामला अदालत में गया और अदालत ने किया, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि इसको लेकर के सड़कों पर लोग उतर आए थे, इसलिए कि ये सबके अपने अस्तित्व की बात आ गई थी और बिना बात को लोगों को इसमें फंसाया जाता और लोग फंसते। ये एक पक्ष हो गया। अब मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक SRCC की लड़की को किसी ने प्रपोज किया। वो SC समुदाय का था और उसने मना करने पर उस पर इसके तहत उसको टारगेट करने की बात कही और खबर तो यह आई कि उसके फादर ने 50,000 रुपये लड़के के पेरेंट्स को दे करके समझौता किया। मेरे पास इस बारे में कोई इसका वो नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर चल रहा है। दूसरा उदाहरण बताता हूँ।
एक गांव है बिहार का, जो चारों तरफ से वहाँ के लोगों ने, वो दलितों का गांव है, वो चारों तरफ से उनका है, वो यादवों से घिरा हुआ है, और यादव लोग उस पूरे गांव पर अत्याचार करते हैं। ये मामला आया है। ये एक दूसरा पक्ष हो गया। और इस तरह के कई, एक लड़की का वीडियो आज से 6 महीने पहले शेयर हुआ था, जो बीएससी और एमएससी की गोल्ड मेडलिस्ट थी, और अभी वो अपना रिजल्ट लेकर के घर नहीं पहुंची थी, उसके ऊपर एफआईआर दाखिल हो गया। तो ये तीसरा केस है जहां पर किसी काबिल बच्चे को एफआईआर दर्ज करके या उसके खिलाफ इस तरह का कंप्लेंट करके उसका कैरियर खराब किया जा सकता है। अब इसके राजनीतिक पक्ष भी हैं। जैसे राजनीतिक पक्ष ये है कि जिन लोगों को इसमें टारगेट किया गया है, मतलब जिन लोगों को टारगेट मत कहिए, जिन लोगों को इससे एक्सक्लूड किया गया है, वो अपर कास्ट है। अब ये अपर कास्ट जो है उसमें 90% जो है वो भाजपा का वोटर है। ब्राह्मण 92% उत्तर प्रदेश में वोट किया था, बाकी सब जगहों पर। राजपूत 89% किया था, और जगह उत्तर प्रदेश में और जगहों पर वैरी करता है। अब जो वैश्य समाज है वो भी 90% से ऊपर भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। तो ये और वो सबसे ज़्यादा उसी वो है, और वो पहली बार अपनी सारे उसके बावजूद अपने ही सरकार के खिलाफ विरोध में था, और खुलकर विरोध में था, सड़कों पर था। इसमें जो महत्वपूर्ण पक्ष है कि जो विपक्ष है वो उससे सरकार के इस निर्णय से खुश था, और वो कास्ट के नाम पर अपर कास्ट को टारगेट कर रहा था। तो इसमें विपक्ष के नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं था। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, जो सबसे बड़ा विपक्ष है। हालांकि राहुल गांधी कास्ट एन्यूमरेशन की बात करते हैं। अब इसमें कुछ मैं महत्वपूर्ण नाम बताता हूं। जैसे कलराज मिश्रा, हालांकि वो रिटायर्ड पॉलिटिशियन है, लेकिन उनकी एक आवाज़ है। मनन मिश्रा, जो अभी भी राज्यसभा में एमपी सांसद हैं भाजपा के, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया। डीएस राजपूत एजुकेशन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, भाजपा के कार्यकाल में उनको इम्पोर्टेंट जिम्मेदारियां दी। सुखदेव थोराट ने इसके खिलाफ कॉलम लिखा। इसके अलावा एक यूजीसी की ज्वाइंट सेक्रेटरी है, जिसने सर्विस में रहते हुए ये बात कहा कि दीक्षा राजपूत नाम है, कि ये जो है वो बिल जो है वो ठीक नहीं है, पक्षपातपूर्ण है। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको समझना चाहिए। जो नाराजगी की बात थी हिंदू वोटर्स की, मतलब जो बीजेपी के समर्थक वोटर्स की थी, वो तो एक पक्ष हो गया। अब ये बात समझिए कि ये जो अदालत ने इतना दिन का टाइम दिया है, तो सरकार भी इस पूरे मामले को एसेस करने की कोशिश करेगी, इसलिए कि उसके अपने अंदर से, संगठन के अंदर से नाराजगी थी। कुछ जो लोग मुखर होकर के कह पाए वो तो कह ही पाए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिनको जो ये कहते हुए नजर आए कि हम अपने लोगों के पास कैसे जाएंगे, हम लोगों को क्या जवाब देंगे। अब ये सारी चीज़ें बंद कमरे में चर्चा होंगी। लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं, पार्टी के पदाधिकारियों को बताएंगे, पदाधिकारी अपने मंत्रियों को बताएगा, मंत्री आगे बात करेंगे। तो ये बात आगे जाएगी। सरकार को मौका मिला है, सरकार इसको रिविजिट करेगी, और रिविजिट करने का कोर्ट का आदेश भी है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि एससीज को इस कानून के अलावा पहले से ही SC ST एट्रोसिटीज जो बिल है उसमें संरक्षण प्राप्त है। तो SC ST के लिए कोई मसला ही नहीं है। और दूसरा ये कि इस कानून के हटने के बाद से, इस कानून पर स्टे होने के बाद से जो 2012 का कानून है वो इफेक्ट में माना जाएगा, और 2012 के कानून में SC ST हैं।
तो SC/ST डबली डिफेंडेड हैं, यहां से भी वहां से भी। मसला है ओबीसी का। अब ओबीसी का जो मसला है उसको लेकर के सारा का सारा मामला उठा है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात जिसको समझना चाहिए वो ये कि डाटा ये कहता है कि SC और ST का सबसे बड़ा ऑपरेटर जो है वो ओबीसी है, और ओबीसी में विशेष रूप से कुछ गिने चुने समुदाय जो कहीं से भी डिजर्व नहीं करते हैं ओबीसी के अंतर्गत, विशेष रूप से यादव और कुर्मी, ये दोनों लैंड होल्डिंग क्लास हैं। इनके पास जमीन है, इनके पास रोजगार है, इनके पास बिजनेस है, इनके पास पैसा है। तो ये लोग ही सबसे ज़्यादा उसमें समर्थन में है। अब जैसे ही सिर्फ इस मामले में, इस रेगुलेशन के तहत जैसे ही केवल अपर कास्ट को वो किया जाएगा, तो अगर कोई ओबीसी वो अगर SC/ST के साथ कोई उनके खिलाफ कोई बात करता है, उनके साथ भला बुरा है, उनके साथ कोई एट्रॉसिटी करता है, उस पर ये कानून नहीं लागू होगा। ये एक तरह से और पक्षपात है, और SC/ST इस मामले में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो ये इस मामले में ये एक तरह से कैंपस में जो है वो SC/ST को नुकसान पहुंचाने वाला बिल साबित होगा। इसलिए कि उन पर एट्रॉसिटी, ठीक है, मान लीजिए किसी अपर कास्ट ने किया, आपने कंप्लेन किया, उसका जो होना होगा होगा, लेकिन जो दूसरा दबंग क्लास है, जो कुछ कुछ जगहों पर वो अपर कास्ट से ज़्यादा, तथाकथित अपर कास्ट से ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, वो अगर कुछ करेगा जाति तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर जाएगी। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अब इसमें जो एक और बड़ा तर्क दिया जाता रहा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि 3% अपर कास्ट हैं, कुछ लोग बोलते हैं 10% अपर कास्ट हैं, कुछ लोग बोलते हैं 15% अपर कास्ट हैं। तो क्या केवल ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया यही 3 अपर कास्ट हैं? इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शंस है। जैसे उत्तर प्रदेश में बनिया अपर कास्ट है, बिहार में बनिया ओबीसी है, महाराष्ट्र राजस्थान में जाट ओबीसी है, हरियाणा में जाट अपर कास्ट है, साउथ की बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो अपर कास्ट हैं। तो ये बात बैठ करके नॉर्थ के कुछ जगहों पर बात करना, महाराष्ट्र में 45% से ज़्यादा अपर कास्ट हैं, 55% से ज़्यादा अपर कास्ट उत्तराखंड में है, 25% से ज़्यादा अपर कास्ट उत्तर प्रदेश में है। तो ये कहना कि 3% है, 2% है या 10% है, ये भी डाटा फजिंग है और गलत सूचनाएं देना है, लोगों को भ्रमित करना है। लेकिन इस पर जाते भी नहीं हैं, इस पर नहीं जाते हैं। जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसका समाधान निकलना चाहिए। लेकिन अन्याय का क्या ये नियम है कि केवल एक जाति ही अन्याय करेगी, केवल और दूसरी कोई जाति अन्याय केवल सहेगी? इसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। इस कॉन्ट्राडिक्शंस को देखना चाहिए। अब इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन और डाल देते हैं, बता देते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक नैरेटिव चलता है कि जो अपर कास्ट है वो पिछले 2000 साल से जो SC/ST है, अब OBC भी आ गए हैं, उनके साथ अत्याचार करता रहा है, और उस अत्याचार का बदला जो है हमको लेना है। अब ये समाजवादी की प्रवक्ता ने तो खुल के कहा कि आपको पनिश इसलिए करना चाहिए कि आप एट्रॉसिटी करते हैं और आपको फंसाया जाना चाहिए, पनिश नहीं किया जाना चाहिए, आपको फंसाया जाना चाहिए। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट समझ लीजिए कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि 2000 साल की एट्रॉसिटी है तो आपको उस 2000 का मतलब मेरे पिता ने, मेरे बाबा ने कोई अपराध किया है तो उसकी सजा मुझे या मेरे बच्चों को मिलनी चाहिए। दूसरा उदाहरण देते हैं, मुस्लिम 800 साल से उनका दावा है कि उन्होंने इस देश में राज किया और उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है।
800 साल तक इस देश में राज करने वाला गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, पिछड़ा, गरीब, पिछड़ा है, पसमानदा है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और उसके रिजर्वेशन के लिए ये जो ओबीसी वर्ग है ये अपने रिजर्वेशन पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। ये मसला इस बात का है ही नहीं है कि एट्रॉसिटी के खिलाफ लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये सिविलाइजेशनल वॉर है। इस सिविलाइजेशनल वॉर में एक नैरेटिव सेट किया गया है जिसमें अपर कास्ट को और विशेष रूप से ब्राह्मण्स को खलनायक बनाया गया है और वो बाकी पूरे समाज को जो हमारी सिविलाइजेशनल रूट है उनसे अलग करने की योजना का एक हिस्सा है। हिंदुओं को आपस में लड़ाने की एक योजना का हिस्सा है। इसको समझने की जरूरत है। दुखद बात यह है कि ये वहां से निकल करके आया है जो लोग हिंदू एकता की बात करते हैं। मैं सीधे तौर पर भाजपा सरकार की बात कर रहा हूं। अगर ये गलती हुई है तो भारतीय जनता पार्टी को इसको स्वीकार करना चाहिए और अगर ये साजिशन की गई है तो उस साजिश का भी पर्दाफाश किया जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये किसी एट्रॉसिटी का मामला नहीं है। ये सीधे तौर पर हिंदू वोटर्स को डिवाइड करने का तरीका है। अब इसमें इसका जो एक हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया के, उत्तर प्रदेश से जो संबंधित लोग सोशल मीडिया कर रहे हैं वहां पर इस तरह की चीजें निकल करके भी आ रही हैं। लेकिन मोटे तौर पर इससे सरकार की छवि, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की छवि पर फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि वो चुनाव और जीतते रहें, लेकिन बहुत सारी जगहों पर उनका नुकसान होगा। और मुझे लग रहा है कि ये जो 2 महीने का मौका मिला है इसमें बहुत सारी चीजों पर सरकार मंथन करेगी, विचार करेगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।